हेलो दोस्तों। तो आज जो है ना फिजिक्स में इंटीग्रेशन को देखेंगे, समाकलन कैसे किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन का मतलब जितने भी कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है और वो भी बताए थे, और उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको बताया गया था। ठीक है, आज जो है ना बस यही इतना जो ये आपको दिख रहा है ना, जो बस इतना ही बाकी है। ठीक है, आपको बोले थे कि क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन जो है ना ख़त्म हो गया है यहाँ पर। मतलब ख़त्म का बात है यहाँ पर ये नहीं कि पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर ले, हम लोग बस इतना जान रहे हैं कि कैसे किया जाता है ताकि हम लोग फिजिक्स में पढ़ पाएँ। ठीक है, तो उसी टाइप से आज इंटीग्रेशन को देखेंगे, बट उससे पहले बस इतना ही बाकी है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर इस टाइप से दिया हुआ, आपको पता है कि हम लोग अभी कैसा देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, इस टाइप से हम लोग देखे थे। अगर इस टाइप से दिया हुआ हो कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और पहले अभी इसके पहले वाले लेक्चर या फिर उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि इस टाइप से होता था कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, पर यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाई का जो डिफ्रेंसिएशन है ना, वाई का अवकलन जो है ना 2 बार करना है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, कैसे किया जाएगा तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो y इज इक्वल टू 6x⁴ है, तो जैसे करते हैं वैसा ही करेंगे। बस यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सेकंड का दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड का निकालने के लिए आपको पहला निकालना पड़ेगा। सबसे पहला हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सबसे पहला मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जब ये निकल जाएगा तब उसके बाद इसको निकाला जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आया बात समझ में? पहला क्या करेंगे, सबसे पहला निकालेंगे, फिर उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है 2, इसके बाद ये दूसरा नंबर वाला निकालेंगे। उसके बाद भी निकाल सकते हैं, पर इसमें बोला है कि डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसीलिए दूसरे नंबर तक निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते थे, तो आपको पता है कि पावर में 4 है और साथ में क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आपको पता है कि कांस्टेंट जो होता है ना उसको ऐसा ही लिख दिया जाता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा ही लिख दिए। और जो पावर होता है उसको पहले बुलाइए, तो पहले बुला लिए। एक्स है यहाँ पर तो एक्स है, और एक उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 4 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 होता है, और एक्स है तो एक्स, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा। ये पहला हो गया, पहला डेरिवेटिव निकाल लिए, पहला डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस तरफ से दूसरा भी निकाल लेंगे, तो दूसरा देखेंगे तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर पहला वाला आता है ना उसको यहाँ पर लिखकर अगला किया जाता है। तो पहला वाला कितना आया है, 24x³। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इसी टाइप से आया है जैसा क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है 24 है, तो 24 को ऐसा ही लिख दिए। x³ है तो क्या करें, x³ के लिए 3 को पहले बुला लिए, x जैसा है वैसा ही, और उसके बाद 3 - 1 जो कि किया जाता है 3 - 1 इज इक्वल टू में क्या होता है, 24 3 जो होता है 72, और x है तो x यहाँ पर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर 3 रहता है तो 3 बार यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इंटीग्रेशन को। यहाँ पर है इंटीग्रेशन समाकलन। चलिए तो देखते हैं पहले समाकलन है क्या, है ना, इंटीग्रेशन क्या है, जैसा अवकलन बताएगा था अवकलन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या था। तो उसी टाइप से यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है ना एक मैथमेटिकल टूल है जो कि क्या करता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने का, ऐड करने का काम करता है। ठीक है, इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल। ये एक मैथमेटिकल टूल है और इसका यूज हम लोग ऐड करने के लिए करते हैं। कौन से फंक्शन का, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या है कि डी वाई प्लस डी वाई प्लस डी वाई प्लस डी वाई डॉट डॉट। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्या हमारे पास ऐसा कोई साइन है जिसको लिखने के बाद केवल वो साइन लगा कर और एक डी वाई लिख देंगे तो काम हो जाएगा? मतलब आप बात समझिए कि यहाँ पर डी वाई, अगर हमारे पास 10 डी वाई होगा, 10 डी वाई को अगर ऐड करना है, जैसे यहाँ पर है 2 और 2 4 डी वाई हैं हमारे पास। अगर 10 डी वाई रहता तो क्या हम 10 डी वाई लिखें? हमारे पास अगर 100 डी वाई को ऐड करना है तो हम क्या 100 डी वाई लिखें? बताइए, उतना हम क्या लिख पाएंगे? हाँ लिख पाएंगे, पर मतलब थोड़ा तो लॉजिकली बात होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसीलिए हमें इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ा, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख दिया गया, इंटीग्रल डी वाई, इंटीग्रल डी वाई। ठीक है, अब एक इंटीग्रल लगाने के बाद ओनली अगर डी वाई लिख दिया गया, इसका मतलब है ये वाला डी वाई प्लस डी वाई प्लस डी वाई, इसके आगे डी वाई ऐड होगा। ठीक है, समझ में आया बात? इसका काम यही है कि ये जो यहाँ पर देखिए डी वाई कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं?
बस वही बात यहाँ पर वही हो गया। यहाँ पर जो लिखा गया ना सतत फलन वही तो है यहाँ पर, इसीलिए आप इंटीग्रल लगा दिए, इंटीग्रल, और यहाँ पर dy जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो लगा दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि क्या इसके जैसा कोई और है जो ऐड करने का काम करता है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको बताया गया था मैथमेटिक्स में इस समेशन के बारे में। तो समेशन जो सिग्मा होता है वो क्या काम करता है, इसमें लिमिट लगा रहता है। लिमिट जैसे इसमें है कि i = 1 है और i = 9 है, यानी 1 से लेकर 9 तक हमें ऐड करना है। ये होता है समेशन का काम, सिग्मा का काम। सिग्मा का भी काम वही होता है जैसा इंटीग्रेशन का काम होता है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। पहले देखिए यहाँ पर i = क्या हो गया, 1 + 2 + 3 प्लस और आगे ऐड करते करते 9 तक गए। ठीक है, तो यो भी समझ में आ गया होगा, तो आप जानते हैं। ठीक है, जितना लिमिट लगा रहता है वो वहाँ से लेकर वहाँ तक ऐड करना रहता है। अब इसी टाइप से अगर अगला देखेंगे तो यहाँ पर लिखे हैं इंटीग्रेशन इज = में क्या हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन, और यहाँ पर लिमिट लगा है x = 1 से लेकर x = 9 तक, तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे, पर इसमें जो है ना डेसिमल वाला भी ऐड होगा। इसमें डेसिमल वाला ऐड नहीं होता है, इसमें डेसिमल वाला भी ऐड होगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस था। इसका ज़रूरत, इंटीग्रेशन का ज़रूरत यही था। तो यहाँ पर क्या हुआ 1.1, मतलब ये चीज़ इसमें नहीं हो रहा था। इसमें केवल इंटीजर्स को ऐड किया जाता था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो इंटीग्रेशन है उसको सॉरी गलत बोल दी क्या, इंटीजर्स को केवल इसमें ऐड किया जाता था 1 2 3 4 5 इस टाइप से। पर इसमें जो है ना, इसमें डेसिमल वाला नंबर को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यानी कि डेसिमल वाला नंबर 1 1.1 1.2 1.3 1.4 इस टाइप से लेकर और भी डॉट 9 तक जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये तो हो गया, यहाँ पर आप समझ लिए इंटीग्रल dy, ये यहाँ पर मेन चीज़ें था। ठीक है, कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा उसके लिए इंटीग्रल dy लगा देंगे। dy यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर जो होगा वो अपना जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटीग्रल लगाने के बाद मतलब हो गया कि dy जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है इंटीग्रेशन से हमें जो है ना कर्व या फिर कहें ग्राफ, वक्र या ग्राफ द्वारा जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, वेरिएबल एक्सिस से क्या मिलता है, हमें घेरा गया हमें एरिया मिलता है। समझे इस बात को। समाकलन से हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, वक्र में, ग्राफ में, कर्व में हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, घेरा गया हमें एरिया मिलता है। सीधी बात, इंटीग्रेशन से हमें एरिया मिलता है। इंटीग्रेशन किया जाता है तो हमें एरिया मिलता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए, फिर उसके बाद आगे फिर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्व बनाया गया है, ये वाला क्या है, वक्र। इस टाइप से वक्र बनाया जा सकता है ना, अब तो पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही वक्र, यहाँ पर भी लिखे हैं यही वक्र, यहाँ पर कर्व, इसी को कर्व बोलते हैं, वक्र भी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें जो है ना इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करें, जो यहाँ पर कर्व दिया हुआ है ना, इसके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ताकि हम इतना दूर का जो है ना एरिया निकाल पाएँ। अगर हमें एरिया निकालना है तो आगे हम क्वेश्चन पे बनाएंगे, पर अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं इसके आगे से एक लाइन, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ किया गया और इसको एरिया बोल दिए कि जो आएगा वो एरिया हो जाएगा। और ये एरिया कैसे मिलता है, इंटीग्रेशन करने से। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। एरिया कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन करने से मिलेगा। कैसे किया जाएगा आगे करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, देखें आगे यहाँ पर क्या है, आप देखें कि इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, ग्राफ में क्या मिलता है, ये ग्राफ ही ना है, तो ग्राफ में हमें क्या मिलता है, एक घेरा गया, एक हमें एरिया मिलता है। सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन से ग्राफ में, कर्व में हमें क्या मिलता है, एक एरिया मिलता है। यही चीज़ अगर हम कहें कि डिफ्रेंसिएशन से हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट पेज में समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है डिफ्रेंसिएशन से हमें क्या मिलता है, dy/dx, और जो कि स्लोप के इक्वल होता है। पर ये बात हम आपको बताए नहीं थे, पर आप तो पढ़े हैं ना, स्लोप के बारे में आपको बताया तो गया था बहुत दिन पहले। ठीक है, स्लोप के बारे में याद है, प्रवणता हिंदी में बोलते हैं, प्रवणता बताया गया था, ऐसे प्रवणता के बारे में, ढलान के बारे में, ये सब बताया गया था ना। तो इसको स्लोप हमें मिलता है। तो ये इसमें का टॉपिक नहीं है, इसलिए इसमें आप नहीं कुछ करिए, इसमें बस लिखे हैं कि क्या मिलता है। जैसे इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है, उस टाइप से हमें डिफ्रेंसिएशन से क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। अगर डायरेक्ट नहीं कर तो डिफ्रेंसिएशन से हमें dy/dx मिलता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन से हमें रेट मिलता है, दर मिलता है, याद है ना।
डिफ्रेंसिएशन जहाँ शुरू किए थे उसमें आपको बताया गया था ना कि डिफ्रेंसिएशन से हमें क्या मिलता है, दर यानी कि रेट मिलता है। रेट को दर कैसे निकाला जाता है, तो dy बाई डी एक्स, मतलब डिवाइड करने पर निकाला जाता है ना। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताए थे। अब यहाँ से क्या, ये अब इसके इज इक्वल टू में स्लोप हो जाएगा, है ना। स्लोप कैसे मिलता है, तो ग्राफ में स्लोप मिलता है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे कि इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। समझ में आया, इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता है, एरिया मिलता है। किस में इंटीग्रेशन करने से, तो ग्राफ में। अरे अभी आपको एक अभी ग्राफ दिखाए हैं कुछ देर पहले, तो उसमें क्या किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं, इंटीग्रेशन से हमें ग्राफ मिला। सॉरी इंटीग्रेशन किस में किए हैं, ग्राफ में किए हैं। अभी जो ग्राफ बताएं उसमें इंटीग्रेशन किस में किया गया, ग्राफ में। किया नहीं गया है, बस आपको अभी ऐसा ही बताया क्योंकि एग्जाम्पल ही नहीं आया है अभी तो समझ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करने से हमें एरिया मिलता है। एरिया किस चीज़ में मिलता है, ग्राफ में मिलता है। ग्राफ में जो ग्राफ है ना उसमें मिलता है। उसी टाइप से डिफ्रेंसिएशन में क्या, डिफ्रेंसिएशन से हमें ग्राफ में क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो ये अलग बातें हैं, ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन का बात है, ठीक है। और अभी आप समझे नहीं हैं, ठीक है, पर आप समझ गए होंगे, है ना। आपको तो बताया गया था ना, इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलता है, एरिया मिलता है। अभी आपको बताएं, ठीक है, जैसे अभी बताया गया उसके आगे अभी थोड़ा समझेंगे। रुक जाइए, यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है एफ वाई डी एक्स, क्या पढ़ेंगे इसको, सॉरी एफ बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रल ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर जो y का जो इंटीग्रेशन निकालना है वो किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट निकालना है, x के रिलेटिव, x के सापेक्ष निकालना है। x के सापेक्ष y का समाकलन, ये पढ़ने का बात है, सीधी सी बात है। यहाँ पर y दिख रहा है, y का हमें इंटीग्रेशन करना है, किसके रिलेटिव करना होगा, किसने सापेक्ष करना होगा, किसके रिस्पेक्ट करना होगा, x के रिस्पेक्ट करना होगा। वही चीज़ यहाँ पर अगर थीटा लिखा हुआ है यानी कि y का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष, जैसा उसमें था इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफ्रेंसिएशन में जैसा बताया गया था ना उस तरह से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स यानी कि y का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष, सीधी सी बात था। वही चीज़ यहाँ पर है, थीटा के सापेक्ष y का समाकलन, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर आपको समझना है वो चीज़ें जैसा आपको बताया गया था। वहाँ पर हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसमें एक वक्र बनाया गया है इस टाइप से। सपोज करिए कि हाँ ऐसा बनाया गया है, ये हम कर्व है या फिर इसको आप ग्राफ भी बोल सकते हैं, कर्व है ग्राफ। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए पहले तो जो एक कर्व दिख रहा है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, ताकि इसका हम एरिया बता पाएँ कि कहाँ से कहाँ तक एरिया बताना है, ठीक है। तो करें लाइन ड्रॉ। देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, हो गया लाइन ड्रॉ। अब क्या करें, इसका हमें एरिया बताना है, ठीक है। क्या करें, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें एरिया बताना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया बताना है। ये बात समझ में आया। एक कर्व दिया हुआ था, हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया बताने के लिए हमें तो पहले दो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ तक का बताना है। लिमिटेशन होना चाहिए ना, लिमिट, विदाउट लिमिट के कैसे बता पाएंगे एरिया, तो इसलिए हमें लिमिट का जरूरत पड़ेगा। तो एक लिमिट यहाँ पर और एक लिमिट यहाँ पर होगा। क्या मतलब है इसका, सपोज करिए कि यहाँ पर इसका x1 लिमिट है और यहाँ पर इसका x2 लिमिट है। क्या मतलब है, मतलब लिमिट होना जरूरी है ना। लिमिट के बारे में भी बताते हैं आगे, रुक जाइए। देखिए अब देखिए, ये हमें, ये एरिया है जो कि एरिया लिख दिए। एरिया कैसे हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन से मिलेगा। क्यों, सही कहा है ना। ये एरिया कैसे मिलेगा, हमें इंटीग्रेशन से मिलेगा। इंटीग्रेशन से हम लोग निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट का जरूरत पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट अब लगाएंगे। तो x1, तो इसीलिए हमने यहाँ पर खुद से लिमिट लगाए हैं। क्वेश्चन में आप देखिएगा, अब यहाँ से दो यहाँ पर पॉइंट बना, एक यहाँ पर x1, यहाँ पर x2। यहाँ पर अगर 2 होगा तो यहाँ पर भी कुछ होगा, तो यहाँ पर हमने x1 लगाया, यहाँ पर x2 लगाया। इसका मतलब है x1 यहाँ पर, x2 यहाँ पर, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, y का हमें इंटीग्रेशन बताना है, समाकलन बताना है, किसके रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है। योग क्लियर होगा, ठीक है। फिर से बताते हैं यहाँ पर,
हमारे पास एक ग्राफ था जिसमें एक कर्व बनाया गया था, ठीक है। ये वाला वो कर्व है, यहाँ पर नेम लिख दिया है, कर्व या फिर ग्राफ, वक्र या ग्राफ, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए कि हमें जो है ना इसका एरिया निकालना था, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और बीच का हमें एरिया बताना है। तो एरिया हम लिख दिए, एरिया किसके इक्वल, इंटीग्रेशन के इक्वल। इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा, लिमिटेशन का जरूरत, हमें लिमिट चाहिए यहाँ पर x1 से लेकर x2 तक, यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ लिमिट दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ी सी बातें हैं, इसमें क्या है, ठीक है, ये नेम है। और अगर इसी का हम कह दें कि स्लोप बताइए, तो स्लोप कैसे बताएंगे। अगर इसका हम कहें, यहाँ पर अगर आपको बोला गया कि आप जो है ना एरिया बताइए, तो एरिया के लिए आपने इंटीग्रेशन किए और आप बता देंगे। अगर वही चीज़ हम कहेंगे आप स्लोप बताइए, तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, किसका स्लोप हम करें कि आप जो है ना इस पॉइंट का स्लोप बताइए, स्लोप प्रवणता बताइए। यहाँ पर एक लाइन खींच दिए, ठीक है। अब इसका नेम क्या है, क्या नेम है इसका, क्या नेम है इसका, देखिए यहाँ पर लिख दिए, इसका नेम है टेंजेंट लाइन, यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा है इसका हमें स्लोप बताना है, तो हमने यहाँ पर स्लोप लिखे, तो स्लोप बताना है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर एरिया बताना था, इसका हमें स्लोप बताना है, तो हम स्लोप लिखे। स्लोप कैसे निकाला जाएगा, तो dy/dx, शायद यहाँ पर अभी आपको बताया गया था ना, हाँ, डिफ्रेंसिएशन dy/dx इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। इसके बारे में आपको बताया गया था, ठीक है। आई होप याद होगा। यहाँ पर टेंजेंट लाइन लिख दिए हैं, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन, सॉरी, टेंजेंट लाइन का क्या बताना है हमें, स्पर्श रेखा का क्या बताना है, स्लोप बताना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो dy/dx, यानी कि हमें इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन लिख दिए हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इंटीग्रेशन भी समझ गए, डिफ्रेंसिएशन भी, जो भी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। समझे ना बात को, रिपीट करते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ था, सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ था, इस कर्व का हमें क्या करना था, एरिया बताना था। तो एरिया के लिए हमने 2 लाइन ड्रॉ किए। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एरिया बताना है, तो एरिया लिखें। एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कैसे, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें लिमिट लगेगा, यहाँ से x1 से x2, तो x1 से x2 तक का लिमिट लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमें एक और क्वेश्चन आया कि आप जो है ना इसका स्लोप बताइए। ये जो टेंजेंट लाइन आपको दिख रहा है, स्पर्श रेखा जो दिख रहा है, इसका आप जो है ना स्लोप बताइए। तो स्लोप बताने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंजेंट लाइन लिखी है, यहाँ पर इसका स्लोप बताना है। स्लोप कैसे निकालेंगे, dy/dx से निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि स्लोप किसके इक्वल, डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है। मतलब स्लोप को निकालने के बाद जो है ना dy/dx आता है, ठीक है। अभी हम नहीं एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप तो समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज देखते हैं, पर उससे पहले कुछ समझिए यहाँ पर कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात समझिए कि अब जानते हैं कि हाँ एडिशन का सब्ट्रैक्शन होता है, ये सब उल्टा, जोड़ का घटाव, है ना, भाग का गुना, ये सब जानते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए का अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बी आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ए का डिफरेंशिएशन अगर किए तो हमें बी आया, तो अगर फिर बी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अरे अभी ना रिवर्स प्रोसेस बोले हैं कि ए का किए डिफरेंशिएशन तो बी आ गया, बी का करेंगे तो फिर ए आएगा। छोटी सी बातें हैं, जैसे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये तो रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा ए ना होता है। तो ए का करेंगे तो बी आ जाएगा, बी का करेंगे ए आ जाएगा। ए का डिफरेंशिएशन किए तो बी आया, बी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा। समझ रहे हैं ना, उल्टा। यही चीज़ आगे लिखा गया है। उसी टाइप से एक और है कि अगर p का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये d है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो q आ रहा है, तो q का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर p आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ रिवर्स प्रोसेस, उल्टा वाला, ठीक है। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, सबसे पहला लिखा गया है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रल x के ऊपर पावर n है एंड dx है। कैसे पढ़ना है इसको, x के पावर n का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। x के पावर n का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है। यही ना बताए थे आपको, इसके सापेक्ष करना है, इसके रिस्पेक्ट करना है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर,
जैसे डिफरेंशिएशन में किया जाता था, डिफरेंशिएशन में क्या किया जाता था, जो पावर होता था उसमें से एक माइनस किया जाता था, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, x जैसा x है वैसा x, यहाँ पर n है तो n में 1 ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, रीजन 12th में, अभी नहीं, अभी हम उतना जान रहे हैं इंटीग्रेशन जितना हमें पढ़ना है, सॉरी मतलब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, एंड प्लस में c लिखना ना भूलें, प्लस में c कैसे आएगा, वो यहाँ पर नहीं 12th में। ठीक है, तो प्लस में c यानी कि कॉन्स्टेंट, यहाँ पर n नॉट इज इक्वल टू -1, क्यों -1 नहीं होगा, यहाँ पर अगर -1 ले लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड -1, अगर n के प्लेस पर -1 लेंगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, नीचे 0 हो गया, तो इसलिए n नॉट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर c जो है ना, c क्या है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर चलिए पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास की, ये समझ में आया क्या करना है, अगर x के पावर में अगर कुछ रहेगा तो क्या करना है, सबसे पहले जैसा उसका सीधा अपोजिट याद रखना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता था, यहाँ पर जो है ना ऐड किया जाएगा n+1 प्लस में c लगाना ना भूलें। आगे लिखा गया है कि समाकलन जो नियतांक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, सिर्फ ओनली जो है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगाना है, आता है, क्यों आता है, रीजन अभी नहीं, अभी आप उतना जानिए ना जितना बता रहे हैं, जितना अभी हमें फिजिक्स में ज़रूरत है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन में क्या होता है, ये c आता है। ठीक है, समझ में आई बातें, ये जो समाकलन नियतांक है, ये समाकलन नियतांक है, तो समाकलन नियतांक सिर्फ अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रल में आता है। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, तो क्या लिखा गया है यहाँ पर कि जिसमें लिमिट नहीं होता है। ठीक है, जिसमें लिमिट नहीं होता है वही इंटीग्रल क्या, सॉरी वही इंडेफिनिट इंटीग्रल है। क्या इसमें लिमिट लगाया गया है, क्या ऊपर लिमिट है, क्या कुछ भी लिमिट लगाया गया, नहीं लगाया गया है। ठीक है, पर यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनिट, अगर डेफिनिट इंटीग्रल में देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए x1 से x2 तक लिमिट लगाया गया है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगाया गया है। ठीक है, क्या है ना कि डिफरेंशिएशन करते टाइम जो कांस्टेंट होता है ना वो 0 हो जाता है, थोड़ा सा अभी बता रहे हैं हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट खत्म हो जाता है, 0 को ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करने पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए c लिख दिया जाता है, ताकि c क्या बताएगा, कांस्टेंट को बताएगा। ठीक है, तो डेफिनेट क्या होता है, जिसमें लिमिट लगाया जाता है, इनडेफिनेट क्या होता है, जिसमें लिमिट नहीं होता है, तो इसमें लिमिट नहीं है। सी कहाँ लगेगा, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी लगेगा, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल जहाँ पर लिमिट नहीं रहेगा उसमें सी लगेगा। तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, देखिए आगे आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो क्या लिखा गया है, दूसरा में लिखा गया है यहाँ पर किसका समाकलन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, x के पावर n तो है पर इसके साथ में कांस्टेंट है। याद आया, डिफरेंशिएशन में ऐसा ही था कि अगर कांस्टेंट के साथ में कोई आ गया है ना, अगर कांस्टेंट के साथ में कोई आ गया तो उसमें क्या होता था, कांस्टेंट का 0 होता था, डिफरेंशिएशन में 0 होता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कांस्टेंट के साथ में x के पावर n है, तो देखिए ध्यान से, और किसके सापेक्ष करना है, यहाँ पर x के सापेक्ष करना है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर ले लिए, जैसा उसमें किया जाता था। कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल बोलेंगे, इंटीग्रल x के पावर n, जैसा यहाँ पे x के पावर n है तो n dx। इसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू में जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ही है, x के पावर n का कैसे किया जाता था, अभी यहाँ पर आप किए हैं, किधर किए हैं, सबसे ऊपर, हाँ, x के पावर n का x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, x के ऊपर जो n है उसमें 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी वही लिख देंगे। ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देख लिए, x के पावर n है तो x के पावर n+1 और n+1, समझ में आई बातें। बस कांस्टेंट को बाहर कर देना है, यहाँ पर कांस्टेंट है, x के पावर n है, किसके रिलेटिव करना है, x के रिलेटिव करना है। तो अब क्या करें, यहाँ पर k को बाहर लिख लिए, यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल जैसा यहाँ पर है इंटीग्रल, ठीक है, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, और क्या करेंगे यहाँ पर x के पावर n और dx है तो dx। अब आगे क्या देखिएगा, इसके आगे यहीं पर करेंगे कि कांस्टेंट बाहर नहीं रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, जो x के पावर n है, x के पावर n यानी कि x और n+1 डिवाइडेड बाई n+1, जैसा ऊपर किया गया था। ठीक है, और प्लस में c। ठीक है, थर्ड में देखेंगे तो क्या है, समाकलन किसका करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, k किसके सापेक्ष, dx का, कोई कांस्टेंट है जो कि
और एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स के रिलेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट यहाँ पर है आपको एफ, एफ का मतलब है इंटीग्रेशन और डी का मतलब है डिफरेंशिएशन। किसके रिलेटिव, तो एक्स के रिलेटिव। तो आप एक बात समझिए कि अभी के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन को खा जाएगा, बिकॉज एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि उल्टा है। उल्टा रहता है तभी ना डिवाइड होता है जी। तो ये वाला इसको खा जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, ये वाला इसको खा जाएगा, के और एक्स बचेगा। तो के यहाँ पर देखेंगे तो के और ब्रैकेट में एक्स लिख दिया गया है, प्लस में सी। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? ठीक है, दूसरा में आप क्या देखें, दूसरा में है इंटीग्रेशन के। कोई कांस्टेंट के साथ अगर कुछ है तो उसका कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट को बाहर ही रहने देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और एक्स के पावर एन का कर देंगे। एक्स के पावर एन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन किसके साथ निकालेंगे, एक्स के रिलेटिव निकालेंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष निकालना है। तो क्या करें, अभी आप इसके बारे में अभी तो जाने हैं ना कि के को पहले ही रहने देंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो तो पहले ही रहेगा, ये तो डिफरेंशिएशन के जैसा है कि के को पहले ही रहने देंगे, अंदर है ना। बस उसके लिए क्या करना है कि एक्स के पावर एन और प्लस में 1 लिख देना है, और नीचे एन प्लस 1 को बस एक बार और नीचे लिख देना है। हो गया काम, ये हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन। उसी टाइप से अगर नीचे का देखेंगे तो नीचे के लिए क्या लिखा गया यहाँ पर देखेंगे तो एफ, सॉरी फिर एफ बोल दिए, सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पर है कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है, अगर इसका सॉरी किसके सापेक्ष, अगर एक्स के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा समझिए कि ये जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन को से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, के और एक्स बचेगा, तो के और ब्रैकेट में एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं अगला, आगे एक एग्जाम्पल है, देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 6 और किसके सापेक्ष, एक्स के रिलेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट दिख रहा है, तो कांस्टेंट को पहले ले लेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, डी एक्स जैसा है वैसा लिख देंगे। एज इक्वल टू में क्या किए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा, 6 और एक्स बचा, तो 6 एक्स प्लस में सी ऐड कर दिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंटीग्रेशन पाई का करना है। ठीक है, किसके रिलेटिव, एक्स के रिलेटिव करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई और पाई पहले आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे किसके रिलेटिव, तो एक्स के रिलेटिव करना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये वाला खत्म हो जाएगा, तो पाई और एक्स बचेगा, तो पाई और एक्स एंड प्लस में सी लगा देंगे। ठीक है, पाई और एक्स बचा और प्लस में सी। इसके अगले वाला यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, ध्यान रहे इसमें पावर है, इसमें कोई साथ में कांस्टेंट नहीं है। तो अभी आपको कुछ देर पहले जो रूल बताया गया था उसके अकॉर्डिंग इसको बनाइए। ठीक है, आई होप बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको बताया गया था अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया है ये आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में जैसे किया गया था कि हाँ एक्स लिख देंगे पर उसके अपोजिट लिखना है, उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट किया जाता था, यहाँ पर +1 को ऐड करना है तब ना अपोजिट होगा। तो एक्स का ही ना इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स और उस पर 17 है तो 17 हो जाएगा। यहाँ पर 17 लिखा हुआ 11 नहीं है, 17 एंड प्लस में 1, वही चीज़ 17 + 1 नीचे भी एंड प्लस में सी। इसके आगे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 17 और 1 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 17 और 1 18 हो जाएगा, प्लस में सी है तो प्लस में सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा, ये समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, यहाँ पर तो हम लिख दिए हैं पर फिर भी ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर लिख दिया गया है कि रूट एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो रूट एक्स पर तो नहीं निकाल सकते हैं,
तो सबसे पहले इसको तो हम क्या करेंगे, एक्स के पावर एन के रूप में तोड़ेंगे। तो एक्स के पावर एन के रूप में तोड़ दिया गया यहाँ पर, एक्स के ऊपर हो जाएगा 1/2, अब 1/2 तो एन के रूप में हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करिए। आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर, तो ये वाला अभी हम समझाए थे, समझ गए होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 में हमें एक्स के पावर एन के रूप में आ गया। तो जैसा इसमें किए हैं कि हाँ 1 ऐड करना है, तो 1/2 में 1 ऐड किए, वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एंड प्लस में 1। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया है यहाँ पर, एक्स के ऊपर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 है, यही चीज़ है, तो यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा एंड प्लस में सी। नेक्स्ट स्टेप में लिखा गया है यहाँ पर 2x, ये वाला 2 जो है ना ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 2x 3/2 ऊपर है, तो 3/2 और डिवाइडेड बाई ओनली 3 बचेगा। ये वाला 2 ऊपर चला गया तो ओनली 3 बचा, तो ओनली 3 यहाँ पर 2x ऊपर हो जाएगा, ऊपर 3/2 है तो 3/2 प्लस में सी है, प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाइए। ठीक है, इसमें जो x है ना नीचे है एक्स के पावर 3/5 है, पर नीचे है। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 3/5 है, तो पहले तो इसे आप बनाइए एक्स के पावर एन के रूप में। वन मिनट हो गया, तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये 7 तो यहीं पर आएगा, पर ये जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स और माइनस में हो जाएगा। आपको पता है कि जब नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर से जब नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो जो एक्स के ऊपर 3/5 है, जो कि यहाँ पर नीचे है ना, इसके डिवाइड में है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो 7 तो अब कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा, 7 कांस्टेंट के रूप में हो गया। इसके साथ में अब क्या है, एक्स के ऊपर एक्स के पावर -3/5 है, और एक्स के रिलेटिव है, एक्स के सापेक्ष है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अब 7 को पहले ले लेंगे। आपको पता है कि हाँ पहले 7 को ले लेंगे, जो कांस्टेंट जैसा रहता है उसको वैसा ही ले लेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, 7 का नहीं किया जाएगा, इसीलिए 7 को बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर हो गया। इंटीग्रेशन किसका करना है, तो एक्स के पावर -3/5 का, तो यहाँ पर अब हो गया। और किसके रिलेटिव, एक्स के रिलेटिव करना है, तो एक्स के रिलेटिव। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया, अब तो यहाँ पर से यहाँ से जानते ही हैं कि एक्स के पावर -3/5 है, तो एक्स के पावर -3/5 इसमें +1 ऐड करेंगे, क्योंकि एक्स के पावर एन के रूप में हो गया ना। तो अभी आपको पता है कि हाँ इसमें +1 ऐड होगा, यहाँ पर भी उसी टाइप से -3/5 +1 प्लस में सी। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, 7 के 7 ही हो जाएगा, यहाँ पर -3/5 +1 2/5 हो जाएगा, यहाँ पर -3/5 +1 यहाँ पर भी 2/5 हो जाएगा, प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर है आपका 6 नंबर में क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अब किसका करना है, 1/x के पावर 3 है, एंड उसी के जैसा क्वेश्चन है, x के रिलेटिव करना है, तो बनाइए इसको। ठीक है, सीखने आए हैं तो सीखिए। ठीक है, सही नहीं होगा अलग बात है, बनाइए पहले।
बना। इसी के जैसा तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी के जैसा उसी के जैसा इसमें भी क्या हो जाएगा। अगर x के पावर q है, इसको भी ऊपर ले लेंगे तो x की पावर q तो नेगेटिव में जाएगा, तो x के पावर -3 हो जाएगा और x के रिलेटिव यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में तो ये तो डायरेक्ट हो गया x के पावर -3 के रूप में। 1 को रहने या ना रहने से हमें क्या मतलब है, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, x के रिलेटिव करना है -3 है तो x के पावर -3 एंड प्लस में 1। ठीक है, प्लस में 1 ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पर भी -3 + 1 -3 + 1, जो चीज़ ऊपर लिखेंगे वही चीज़ नीचे लिख देंगे +c। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब भी आपको x के पावर n के रूप में दिखेगा, जब भी x के पावर n के रूप में दिखेगा, क्या आपको x के पावर n के रूप में दिख रहा है? हाँ, ये वाला नहीं दिख रहा था तो आपको याद है डिफरेंशिएशन में भी ऐसा दिया जाता था, तो ऐसा नहीं दिखता था तो x के पावर n के रूप में, जब डिफरेंशिएशन में ऐसा कर रहे थे तो x के पावर n के रूप में चेंज किया जाता था, नीचे से ऊपर लाते थे। तो यहाँ पर भी नीचे से ऊपर लाएंगे तो x के पावर n के रूप में हो गया। अब n के रूप में हो गया तो उसके बाद उसका यूज कर देंगे। अब x के पावर n के रूप में जब होता है तो क्या होता है कि x तो जैसा है वैसा ही होगा, -3 है वैसा ही होगा, पर इसमें +1 ऐड करते हैं और जो ऊपर लिखे हैं वही चीज़ नीचे। यही चीज़ डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे, अवकलन में -1 करते थे, पर यहाँ पर +1। ठीक है, तभी तो अपोजिट होगा ना। अब यहाँ पर प्लस में c। क्लियर। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x और -3 + 2 सॉरी +1 -2 हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा एंड प्लस में c, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। देखते हैं आगे। ठीक है, ये दोनों को हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, जो सबसे पहला आपको बताया गया था, सबसे पहला आपको क्या बताया गया था कि अगर x के पावर n के रूप में है ना, x के पावर n के रूप में है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो x और जो n है उसमें 1 ऐड कर देंगे, वही चीज़ नीचे लिख देंगे प्लस में से। बस यही तो बस लिखा गया था, तो वही चीज़ वहाँ पर भी कर रहे हैं कि x के पावर n के रूप में तो जो लिखा रह रहा है उसमें +1 ऐड कर दे रहे हैं बस। अब यही चीज़ यहाँ पर ओनली x के पावर n है, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट होगा तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगर x के साथ कोई x के पावर n है, इसके साथ में एक कांस्टेंट है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो कांस्टेंट को जैसा आपको डिफरेंशिएशन में निकाला जाता है तो वैसा ही यहाँ पर भी कांस्टेंट का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। कांस्टेंट जो है ना पहले लिख देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x के पावर n का, x के पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे और k को बाहर ही रहने देंगे। k एक कांस्टेंट है। ठीक है, k एक नियतांक है। ठीक है, और किसके रिलेटिव, तो dx के रिलेटिव, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसी चीज़ यहाँ पर। अब जब x के पावर n के रूप में हो गया तो अभी ऊपर आप देखिए ना कि हाँ x के पावर n के रूप में होगा तो x के पावर n प्लस 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी वही काम कर देंगे और प्लस में c लगा देंगे, प्लस में c लगा है। अब इसके अगले वाला में आपको क्या बताए थे, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या बताए हैं कि अगर ओनली कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो था पर अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर k को पहले ला दिए, इंटीग्रेशन समझिए बात को, k को क्या किए पहले लाएं, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, किसका, यहाँ पर इंटीग्रेशन है वो यहाँ पर आ गया, जैसा इसमें किए हैं कांस्टेंट को पहले ला दिए हैं उसके बाद इंटीग्रेशन लिखे हैं, तो उसी टाइप से कांस्टेंट को पहले ला दिए, इंटीग्रेशन लगाएं, dx बचा तो dx। यहाँ पर आपको क्या बताया गया, ये वाला इसको खत्म कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा, kx और प्लस में c ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस पर आपसे एक क्वेश्चन बनवाए थे, यहाँ पर देखेंगे कि हमें 6 का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालना है तो क्या करेंगे, 6 और ये इंटीग्रेशन को यहाँ पर इंटीग्रल लगाएंगे और dx है तो dx, अब यहाँ पर ये भी खत्म तो 6 और x बचेगा। इसी टाइप से इसमें भी देखेंगे तो पाई था तो पाई यहाँ पर पाई। ठीक है, पाई का हमें निकालना है तो पाई पहले आ गया, पाई एक कांस्टेंट है, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाएं। ठीक है, और dx तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा जाएगा तो पाई और x बचेगा, तो पाई और x प्लस में c। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब देखते हैं अगला रूल। नेक्स्ट हमारे पास है जो फोर्थ में है कि हमें जो है ना 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करें, तो जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में 1/x कब आता था, जब आप log x का निकालते थे तो आपको 1/x मिलता था। ठीक है, log x का 1/x मिलता था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 1/x यहाँ पर हो जाएगा log और x, अब प्लस में c ऐड कर दिया गया, बस यही चीज़ तो है।
1/x अपोजिट होगा कि नहीं, उल्टा हो गया। रिवर्स प्रोसेस तो यही ना हुआ कि 1/x का डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में log x होता था। तो वही तो बात है, 1/x यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अब हमें क्या मिलेगा, log x मिलेगा प्लस में c, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे अगर देखेंगे, बताइए समझ में आया। 1/x हमें डिफरेंशिएशन करने पर कब मिलता था, log x पर। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log और x जो इसके साथ में रहता है वही नीचे हो जाता है। इस पर तो कितना क्वेश्चन किए हैं ना, log x का 1/, और जो log के साथ में रहेगा वही नीचे हो जाएगा। ये log x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। आपको अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि ये वाला इंटीग्रेशन हुआ, सॉरी ये वाला अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो अगर ऐसे किया जाएगा तो ये वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा। इधर से इधर इंटीग्रेशन, इधर से इधर डिफरेंशिएशन, यही तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन लिख कर दिया गया है, 1/x तो डिफरेंशिएशन ही ना लिखा गया है, अब इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका उल्टा है ना कि log x, तो log x प्लस में c, सीधी सी बात है। 5 में देखेंगे तो क्या है, इंटीग्रेशन e के ऊपर x है और किसके रिलेटिव, तो x के रिलेटिव निकालना है। तो आपको जैसा आपको पता है कि हाँ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, e के ऊपर x कुछ भी हो, e के ऊपर कुछ भी हो वही हो जाता है, e के ऊपर x और प्लस में c। e के ऊपर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, तो इंटीग्रेशन भी e के ऊपर x और प्लस में c। आई होप क्लियर होगा। e के ऊपर कुछ भी हो, e के ऊपर x ही, ठीक है, सॉरी जो होता है वो हो जाता है ना। देखिए तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकाले हैं, तो डिफरेंशिएशन निकाले हैं तो y इक्वल टू ई के ऊपर x है और ln और ब्रैकेट में x है। ठीक है, ln मतलब log x है। तो यहाँ पर देखिए e के ऊपर x का e के ऊपर x लिखा गया है और फिर उसके बाद x का निकाला गया है, तो x का 1/x, सॉरी x का तो 1 होता है। तो आपको बताया गया था कि 1 जो है ना 1 से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही मिलेगा। ठीक है, ये अलग बात है। ठीक है, आप इधर उधर नहीं, मतलब e के ऊपर x है तो e के ऊपर x ही हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, e के ऊपर x और प्लस में c। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। 6 वाला देखते हैं, 6 वाला में क्या लिखा गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि डिफरेंशिएशन आपको बताया गया था कि y इक्वल टू जब a के ऊपर x होगा तो इसका क्या हो जाएगा, a के ऊपर x और log e बेस पर a। समझ में आया बात, log a एट बेस e। जब याद है कि नहीं, a के ऊपर अगर x होता था, a के ऊपर x, ठीक है, a यहाँ पर कोई संख्या है, ठीक है, तो अगर इस टाइप से होता था तो क्या होता था, a के ऊपर x जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी रहेगा, पर इसके साथ log लग जाएगा a नंबर e बेस पर। ठीक है, अब यही चीज़ वहाँ पर भी देखिए, इसका कितना होता था, इतना होता था। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 में अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन किसका करना है, a के ऊपर x है ना, a के पावर x और log a e बेस पर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है x के रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया है, सीधा आप समझिए रिवर्स प्रोसेस। जब इसका डिफरेंशिएशन a के ऊपर 1 के पावर x का जब डिफरेंशिएशन निकाला गया तो इतना आया। अब यही चीज़ इसमें भी लगाएंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ना, a के ऊपर x, a के ऊपर x, यहाँ पर log a e बेस पर, log a e बेस पर लिखा हुआ है ना। अब ये वाला यहाँ पर लिखा गया है, मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला a के ऊपर x तो a के ऊपर x एंड प्लस में c। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया ना। ये a के ऊपर x का डिफरेंशिएशन ये वाला होता है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा। a के ऊपर x का डिफरेंशिएशन ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन ये a के ऊपर x प्लस में c। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला है यहाँ पर साइन x का हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, x के रिलेटिव माइनस कॉस x एंड प्लस में c। ठीक है, इसी टाइप से कॉस x का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा एंड प्लस में c। इसी टाइप से यहाँ पर सेक स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, टैन x हो जाएगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर x का अगर x के रिलेटिव करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस कॉट x हो जाएगा एंड प्लस में c ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो 5 में यहाँ पर लिखा गया है, 6 में और ये वाला। ठीक है, तो ये भी तो याद ही करना है, पर इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाना है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, डाउट है तो बताइएगा। थैंक यू।